हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, जो एडुटेरिया का बीपीएससी 70 के लिए जो वॉल्यूम 2 आया है, अंतिम प्रहार सीरीज करके, जहाँ ये न्यू बुक है, उसका सेट नंबर आज हम लोग 5 देखेंगे। इसमें कुल 10 सेट है, इसका 4 हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 140 देखेंगे, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है, सूची है और ऋग्वेद के मंडल तथा उसके रचयिता है। पहला है प्रथम तो प्रथम ऐसे तो ऑप्शन नहीं दे, तो ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन भाई द्वितीय है, इसका जो है गुतुस्वत ऋषि था, तो ऑप्शन हो जाएगा 2 का 2। तृतीय है, ये विश्वामित्र साहब थे। चतुर्थ है, चतुर्थ में थे वामदेव। चतुर्थ में वामदेव है। और पंचम में अत्रि है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ईसवी सन की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो 78 में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया था। इस संगीति का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। तो वसुमित्र और अश्व घोष, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 3, मगध पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों पर विचार कीजिए। एक तो बहुत सिंपल ट्रिक है, हसीन मासुका। क्या है? हसीन मासुका। अब देखिए, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। ठीक है, तो इस तरह देख लीजिए कौन आया? हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य। इसके अनुसार आ जाएगा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 4, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। कुषाण शासक कनिष्क के काल में भारत में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। एक तो मथुरा कला है, दूसरा था गंधार शैली। ध्यान रहे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक चीज दे रखा है यहाँ पर गंधार शैली, जबकि हुआ किसका है? तो गंधार शैली का। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 8वीं से 9वीं शताब्दी के त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। यानी पाल, प्रतिहार और गुर्जर या राष्ट्रकूट। प्रतिहार जो है वो गुर्जर भी लिखा रहता है, राष्ट्रकूट और पाल है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत के प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सांख्य दर्शन, पहला कह रहा है कि सांख्य दर्शन का शंख पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि वो स्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव या कारक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल बी नंबर सही है। कारण क्या है कि वो पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, और ये भी बताता है कि मुक्ति के लिए आत्मज्ञान एकमात्र उपाय हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कालक्रम क्या है? तो सही है, सबसे पहले आया था हिंद यवन या यूनानी। ठीक है, दोनों एक ही है, यूनानी। उसके बाद आया शक, फिर कुषाण। ऑप्शन हो जाएगा शक, कुषाण और ये नहीं होगा, ये हो जाएगा यूनानी, शक और कुषाण। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। यूनानी कब आया था? 326 ईसा पूर्व में, यानी 4वीं शताब्दी में। शक आया था प्रथम शताब्दी में, कुषाण आया था प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट
8 8 है। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली सल्तनत के लिए या दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बनाई गई प्रथम स्थापित या स्थापत्य कला कृति के रूप में सर्वोत्कृष्ट कृति है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या और कहाँ पर है? ये अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है और कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, कहाँ पर है? अजमेर में। और इसकी स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट 9, बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने सन 1279 में किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? ये किया था बलबन। अगर बलबन के कालखंड याद हो आपको तो 1265 से 1287। कब से कब तक है? 1265 से 1287। नेक्स्ट 10, सन 1565 ईस्वी का प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध कुछ राज्यों के संयुक्त गठबंधन तथा विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की पराजय हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन संयुक्त सेना या गठबंधन में शामिल नहीं था? जो नहीं था वो बरार नहीं था, बाकी बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल था। ठीक है, अगर इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक था, ये भी पूछा जा सकता है, तो सदाशिव राव था। कौन था? सदाशिव राव। ये इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1543 से 65। 1565 नहीं बल्कि 1570 था। 1543 से 1570 सदाशिव राव और विजयनगर की हार होती है। नेक्स्ट 11 कह रहा है अमीर खुसरो का जन्म मध्य 13वीं शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के पाटियाला नामक स्थान पर हुआ था। ये बात सही है। अमीर खुसरो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। ये नहीं, ये ओलिया का शिष्य था। किसका था? ओलिया का। ये क्या हो जाएगा? 2 नंबर गलत। नेक्स्ट कह रहा है अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ तीनों थे। ये बातें सही है। अमीर खुसरो को तूती हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता उपनाम दिया गया था। ये भी बातें सही है। पूछ रहा है कितना कथन सत्य है? तो 3 सत्य है, एगो गलत है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नहीं बल्कि मतलब ओलिया का शिष्य था। नेक्स्ट अकबर के द्वारा लागू की गई वंशवदारी प्रणाली किस देश से प्रचलित प्रणाली से प्रभावित था? ये मंगोल से था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट शाहजहांनामा किसकी कृति है? ये इनायत खां का है। किसका है? इनायत खां। ऑप्शन ए हो जाएगा। और जैसे कि हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल एक क्या था? प्रसिद्ध व्यक्ति था और जो इतिहासकार भी है, कवि भी है। नेक्स्ट 14 है पानीपत की द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1556 किसके बीच था? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। नेक्स्ट 15 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों पर विचार कीजिए। पहला है प्लासी युद्ध। ये कब हुआ है? 1757। बक्सर 1760। वंडीवास 1760 और एक और जो है अंबर का युद्ध। अंबर हुआ है 1749 पहले हो जाएगा अंबर, फिर प्लासी, वंडीवास, बक्सर। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट ये जो अंबर का युद्ध हुआ था, ये भी एक बार पूछा गया बीपीएससी में। अंबर का युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध का ही एक भाग था। ठीक है, किसका भाग था? तो कर्नाटक युद्ध का एक भाग था। वंडीवास किसका था? तो अंग्रेज और फ्रांस का। और अंग्रेज और डच का कौन था युद्ध? डच और अंग्रेज का। ये भी आपको एक बार पूछा गया है, तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सन 1843 ईस्वी में सिंध का विलय भारत में किया गया।
उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलन ब्रो था। कौन था? लॉर्ड एलन ब्रो। इसकी अगर कालखंड की बात की जाए तो 1842 से 1844 है। डलहौजी कब से कब तक है? तो 1848 से 1856 है। और कौन है? लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉफ। मेडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो मेडकॉफ का शासनकाल है 1835 से 36, 1835 से 36। और लॉर्ड ऑकलैंड, तो ऑकलैंड का जो कालखंड है 1836 से 1842, यानी 36 से 42 1800 है। नेक्स्ट, रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस व्यवस्था में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ये बातें क्या है? सही है। कर यानी लगान लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ये भी बातें सही है। किसान अर्थात रैयतों का पट्टा प्रदान किया जाता था। ये भी बातें सही। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, कथन और कारण है। कथन है, ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ये आपको लग सकता है गलत, बट ये एनसीईआरटी ठीक है। एनसीईआरटी 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स है उसका ये पार्ट है। तो भारत में ब्रिटिश काल में क्या था? व्यापार अनुकूल था। हाँ, ये अलग बात था कि ब्रिटिश क्या करता था कि भारत से कच्चा माल प्राप्त करता था और वापस जो था उसको फाइनल प्रोडक्ट बेचता था। हमारे भारत के हित में नहीं था। क्या बोल रहे हैं? फिर सुनिए कि ये व्यापार भारत के हित में नहीं था, लेकिन अनुकूल था। कारण क्या है कि कच्चा माल भारत से ही खरीदता था, इसलिए अनुकूल था। दूसरा कह रहा है इसका मुख्य कारण भारत से किया जाने वाला अप्रतिफल निर्यात था। जी हाँ, मतलब कच्चा माल, उससे हमको कोई फायदा नहीं मिलता था। तो ये दोनों बातें सही है, कथन और कारण भी सही है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोहियों ने कब दिल्ली पर अधिकार करने में सफल रहा? ये हुआ था 12 मई 1857 को। इसका कारण क्या था कि 10 मई को मेरठ में, ठीक है, 10 मई को मेरठ से आंदोलनकारी दिल्ली पैदल रवाना हुए। 11 को सुबह, ठीक है, यानी 11 को रात में पहुंचे और 12 को आले सुबह, ठीक है, ये ऐसा करने में सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट, 20 नंबर है, सूची है और विद्रोही और काल है। विद्रोह और काल है। सबसे पहले क्या है? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20। तो कोल विद्रोह 1831-32 कब था? 1831-32। एक क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। उसके बाद है दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये हो जाएगा 3 नंबर। सन्यासी विद्रोह तो 1763 से 1800 तक रहता है। कभी कभी आपको ऑप्शन दिख सकता है 1770 भी कहीं दिख जाए, तो अलग अलग बुक इसको लिखता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और पवना विद्रोह 1873, ठीक है, कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। और इसमें जो नेतृत्व किया था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गंगुली। ये आपको महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन आरंभ किया था। मिरातुल अखबार किस प्रकार का अखबार था? यह एक साप्ताहिक अखबार था। किस भाषा का था? तो फारसी और साप्ताहिक। नेक्स्ट, 22, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक संस्था की स्थापना सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले प्रार्थना समाज 1867, फिर सत्यशोधक समाज, जो प्रार्थना समाज था ये आत्मारंग पंडुरंग है। फिर आता है देव समाज, ये 1887। कब हुआ? 1887। और शिव नारायण अग्निहोत्री आर्य समाज 1875 और सत्यशोधक समाज 1873। ज्योतिबा फूले, ये ध्यान रखना है। सबसे पहला पूछा है, क्या हो जाएगा आपको? तो 1867 प्रार्थना समाज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रार्थना समाज। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने
सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर संबोधित किया था? ये था कर्जन नहीं, डफरिन, लॉर्ड डफरिन। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन। और इसके शासन कब से कब तक है? इसी शासनकाल में कांग्रेस का क्या होता है? गठन भी होता है 1885 में। इसका था 1884 से 1888। ये भारत का वायसराय रहता है, ये ध्यान रखना था। नेक्स्ट 24 कथन है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला, याद रहे क्या कह रहा है? प्रथम महिला सरोजिनी नायडू थी? जी नहीं, प्रथम महिला, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ देता तो सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। ये हो जाएगा 1 नंबर गलत। दूसरा कह रहा है कि सरोजिनी नायडू ने वर्ष 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जो कोलकाता में संपन्न हुआ था। ये गलत है। 1717 के जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम महिला जो कि एनी बेसेंट थी, इन्होंने किया था। और जो सरोजिनी नायडू वाला था 1925 का था। कब था? 1925 का था। ये क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है। क्या है ये? दोनों ही गलत है। आंसर पूछ रहा है सही, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 25 वर्ष 1930 के शारदा कानून के तहत बालकों और बालिकाओं के उम्र की विवाह की न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई थी? ध्यान रहे, यहाँ पर बालक पूछा है, फिर बालिका पूछा है। तो बालक कितना था? 18 वर्ष और बालिका 14 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये एक्ट कब आया था? ये एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1930 में। ठीक है, 1930 में इस एक्ट को पारित कर दिया गया था। ये ध्यान रखना है, 1930 में इस एक्ट को पारित कर दिया था। और ये एक जो व्यक्ति थे इसमें काफ़ी रिलेटेड है, तो हरविलास शारदा। पूरा नाम क्या था? सर हरविलास शारदा, जो भारतीय मूल के ब्रिटिशर्स थे। नेक्स्ट 26 निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। भूटान, सिंध, तिब्बत और बर्मा। पहला कौन था जो अलग अलग था? तो सिंध का विलय होता है 1843 में, 1843 में। उसके बाद भूटान का 1865 में, फिर बर्मा का 1885 में, और फिर तिब्बत का 1903 में। एक कह सकते हैं बर्मा का विलय और कांग्रेस का गठन दोनों साथ साथ हुआ है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंध, भूटान, बर्मा और तिब्बत। नेक्स्ट 27 कोलकाता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा। कर्जन तो था नहीं, मिंटो भी नहीं था, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था या द्वितीय था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, ये कार्यक्रम कब हुआ था? तो 12 दिसंबर। और आया कौन था उस समय? तो जॉर्ज पंचम। कौन आया था? जॉर्ज पंचम भारत के यात्रा पर था। ये लागू कब हुआ ये घोषणा? 1 अप्रैल 1912 को। नेक्स्ट 28 कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक संप्रदायी थे। तो ये क्या है? संप्रदायी थे। तो तिलक जी संप्रदायी नहीं थे। ठीक है, एक राष्ट्रवादी थे। क्या था? एक राष्ट्रवादी थे। ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। ये बातें सही हैं क्योंकि तिलक जी ने शिवाजी और गणेश उत्सव, ठीक है, शिवाजी और गणेश उत्सव के माध्यम से धर्म को राजनीतिक से जोड़ने का काम किया था। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 1920 में जब तिलक जी का निधन होता है, उससे पहले तिलक जी ने गांधी जी को सलाह दिया था कि धर्म को और राजनीति को अलग करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देख लिया था कि धर्म को राजनीतिक में शामिल करने से उसका क्या नकारात्मक आता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 29 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1784 में और विलियम जोन्स है। ऑप्शन 1784 विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नंबर 1784 और विलियम जोन्स। नेक्स्ट
30 नंबर है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन साहब थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन। और इन्होंने स्थापना कब किया था? 1865 में। कब? 1865 में, जब ये जो ब्रह्म समाज था उससे टूट कर ये अलग समाज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, रासायनिक तत्व के अणुओं के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो क्वांटम का संबंध है अभिविन्यास से। क्या है? कॉन्फ़िगरेशन से, अभिविन्यास से। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आप ऑप्शन को बड़ी ध्यान से पढ़िए। पहले दूसरा क्या है? बर्फ का गलना। बर्फ मानिए बर्फ है, गल के पानी हो गया, ये रासायनिक है क्या? नहीं। अब ऑप्शन पे विचार कीजिए। 2 नहीं होगा तो ये खत्म, ये खत्म। अब कह रहा है दूध का स्कंदन, यानी दूध का जम के दही बनना, ये तो रासायनिक है। तो 3 तो गारंटेड होगा। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर क्या हो जाएगा? ये जो कह रहा है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये देखिए क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बनाने का है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा से वायुमंडलीय तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो जो सौर विकिरण है क्या करता है? जो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करता है। ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है? सौर विकिरण के जो अवरक्त अंश है उसको क्या करता है? अवशोषित करता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 34, कथन और कारण है। कह रहा है ईंधन अंगीठी में जलने वाले कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वला देता है या होता है और बिना उज्ज्वला के उष्मा देता है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो ये बातें क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। ऐसा ध्यान नहीं, लकड़ी भी जलता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। ये क्या है? केवल लगा के क्या कर दिया? इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया। यानी एक सही और ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट, परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। ये बातें क्या है? सही है। पहला दिया था जे थॉमसन। कब दिया था? 1897 में। दूसरा कह रहा है नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किया था। ये भी बातें सही है। और नील्स बोर कब आया था? 1913 में ये मॉडल को प्रस्तुत किया था। ये दोनों ही मॉडल क्या मॉडल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। 36, अल्फा कण के 2 धन आवेश यानी प्रोटॉन होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होगा? यानी 2 प्रोटॉन। तो ये क्या हो जाएगा? हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर। नेक्स्ट 37, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? इसमें देखिए द्रव का संघनन यानी पानी का जम जाना, यह है क्या? ये 2 नंबर नहीं होगा। अब आप ऑप्शन देखिए, ए खत्म, बी खत्म। नेक्स्ट कह रहा है लोहे में जंग लगना, ये 100% है। तो 4 क्या हो जाएगा? गारंटेड है। नेक्स्ट है कि लोहे का चुंबक में चिपकना, यानी बचपन में चिपकाए होइएगा रेडियो उखाड़ के। क्या लोहे में चुंबक चिपकना रासायनिक है? जी नहीं। एक खत्म, यानी ये खत्म। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गारंटेड सी, यानी ईंधन का ज्वलन और लोहे का ईंधन का ज्वलन और लोहे का जंग लगना। नेक्स्ट 38, कथन और कारण है। कह रहा है जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करता है या करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित होता है। जैसे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस राशि परिवर्तन, स्केल परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। ये बातें क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका कारण है। ये कारण क्या है? कि मापन छोटी होने के कारण। ये बातें सही है, यानी कथन और कारण सही है। जैसे मान लेते 1 मीटर को या और कोई 1 सेंटीमीटर का है, मापन इकाई चेंज, मात्रा चेंज, और
गणना चेंज, क्या हो जाएगा, दोनों ही बातें सही और कथन और कारण स्पष्टीकरण भी सही देता है। नेक्स्ट कह रहा है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाता है तब इसके निश्चित द्वारा क्या निश्चित होगा, यानी एक वृत्तीय पथ और 2, जहां से चला वहीं पर आ गया, विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, अब कह रहा है कि दूरी का मान शून्य होगा। दूरी क्या होता है, दूरी में दिशा नहीं होती है, दूरी शून्य नहीं होगा, यानी 2 चक्कर में जितना दूरी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। अगर दूरी का मान वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, कारण क्या है कि 2 चक्कर लगाया है, ये भी गलत। नेक्स्ट कह रहा है विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के 2 गुने के बराबर होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्या कि 2 चक्कर आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन के साथ 0 हो गया, ये भी गलत। अब कह रहा है विस्थापन का मान शून्य होगा, ये बातें क्या है, सही है, क्या है इनकी, जहाँ चला वहीं पर पहुँच गया, आंसर क्या होगा, सी नंबर। नेक्स्ट, जब ध्वनि के तारत्व अर्थात पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है, किसका वृद्धि होगा, तो आवृत्ति का, यानी फ्रीक्वेंसी का, किसका वृद्धि होगा, तो फ्रीक्वेंसी का। नेक्स्ट 41 अणु के बारे में बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक समूह जो आपस में रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, अणु है, ये बात क्या है, सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि केवल एक तत्व के परमाणु ही परस्पर सहयोग करके अणु का निर्मित करते हैं, ये बात क्या है, गलत दे रखा था, आंसर हो जाएगा आपको केवल 1। 42 निम्न कथनों यानी कथन और कारण है, कह रहा है कि किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है, किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। जी हाँ, चाल में चूंकि इसमें दिशा होता नहीं है तो जितना चलेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं चलेंगे तो 0। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलेंगे और डिस्टेंस घट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना, ऐसा तो नहीं, मतलब आप खड़ा रहिएगा और आपको कोई खींच लेगा नहीं, चाहे आगे चलिए पीछे चलिए, चूँकि दिशा है नहीं तो 0 होगा नहीं, यानी ऋणात्मक होगा नहीं। दूसरा कह रहा है जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तब इसकी चाल धनात्मक होता है। ये क्या कह रहा है, ये मतलब स्टेटमेंट जो है सही है लेकिन कारण स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 43 निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से था, किसके नियम से था, न्यूटन के तृतीय नियम से था। एक तो नाव चला रहा है एक लड़का, यानी नाव के नाविक किनारे पर कूदना, ये कूदेगा तो फोर्स लग के नाव पीछे जाता है, बच्चा आगे गया नाव पीछे, यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक के पीछे की ओर मुड़ना, जी हाँ, ये आगे जाता है और ये पीछे धकेलता है, ये भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है सड़क पर चलना, जी हाँ, आप चलिएगा आगे और फोर्स लगेगा पीछे, इसी वजह से तो होता है, यानी तीनों ही कथन क्या है, सही है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 प्रकाश सरल रेखीय पथ पर चलता है, यदि इसके पथ में अपारदर्शी वस्तु रखी जाती तो यह किनारे पर मुड़ जाती है, तब इसका प्रभाव को क्या कहते हैं, किनारे से मुड़ जाना, यानी इधर से जाके इधर चला जाना, ये क्या कहलाएगा, प्रकाश का विवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट 45 प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो जो विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में, तो इन प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक होगा क्या, नहीं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 46 किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु यानी जंघा में पेशी में ऐंठन या दर्द महसूस होता है, ये कारण होता है आपको लैक्टिक एसिड की वजह से। नेक्स्ट 47 यदि मानव रुधिर की लाल कोशिका को पृथक कर दिया जाए और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत कर दिया जाए तो आरबीसी क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाता है, क्या हो जाता है इसका, सिकुड़न, ऑप्शन हो जाएगा आरबीसी सिकुड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
48। ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर के उद्योग में किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 48 ये हो जाएगा आपको अवायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करना, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन की अपस्थित, ठीक है, अवायवीय ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 49। निम्न में से पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है? सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो होगा युग्म जनन होगा, युग्मक जनन, फिर उस पर परागकण आएगा, परागकण आएगा तो उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, जब फर्टिलाइज होगा उसमें अंकुरन आएगा, फिर उसमें क्या आएगा, फल आएगा और उसके अंदर होगा बीज। आंसर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, बीज पहले आएगा फिर अंकुरन होगा, यानी युग्मक जनन, परागकण, निषेचन, फल आएगा, बीज आएगा और फिर अंकुरन होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 50 कह रहा है, ये सेक्शन में पूछा गया, PYQ है, ये प्रीवियस ईयर का है, इसमें से कितना कथन सही पूछा है? तो पहला है कि एनोरेक्सिया इसका संबंध है खाने की विकार से, और इंसोमानिया इसका संबंध है नींद से। फिर है डिस्पेनिया, डिस्पेनिक संबंध है श्वसन संबंधी तकलीफ से, और एनोस्मिया इसका संबंध है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से। तो 3 और 4 ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो एक तो लाइपेज है जो करता है, 2 इसमें है क्या, नहीं, 2 इसमें है क्या, नहीं। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का, तो 3 देखिए किस में है, 3 इसमें है क्या, हाँ। आंसर क्या निकल कर जाएगा, गारंटेड होगा सी नंबर। तो आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाइए और ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट कह रहा है उदक में यानी डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, ये बात क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है उदक में अर्थात डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को वेसोप्रिन की अतिशय श्रावण से ग्रस्त होता है। ये देखो वेसोप्रिन से क्या होता है ना, अत्यधिक मूत्र विसर्जित करने की इच्छा करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो है ना, ये शुगर वाला बीमारी का है, ये डायबिटीज़ बीमारी का है, और डायबिटीज इंसिपिडस ये अलग है। फिर से सुन लीजिए, डायबिटीज इंसिपिडस अलग है और मधुमेह अलग है। ये जो कारण है, कह सकते हैं मधुमेह या अत्यधिक शराब पीने से होता है, ठीक है। ये क्या है, गलत है, एक सही आर गलत। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये सही आर गलत। नेक्स्ट 43 53 53 नंबर है, बड़ी आंत का कार्य पूछ रहा है। देखिए जल का अवशोषण तो गारंटेड है। अब देखिए 4 किसमें नहीं है, ये खत्म। दूसरा कह रहा है भोजन का अवशोषण और वसा का पाचन, क्या वसा का पाचन करता है? तो वसा का पाचन नहीं करता है। दूसरा पाचन तो कहीं करबे नहीं करता है, सिर्फ अवशोषण करता है। क्या करता है? तो जहाँ भी पाचन है काट लीजिए। और भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण भी नहीं, मतलब करता किसका है? तो जल का, जल और खनिज का, जल और यानी लिक्विड का करता है। किसका करता है? लिक्विड पार्ट, ये जल और खनिज का। तो यहाँ पर जल दे रखा है, अगर खनिज भी रहता तो ऑप्शन होता। आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? याद रहे, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और ये 11th क्लास के NCERT बायोलॉजी का ये चैप्टर है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। इसमें देखिए अगर आप छांटिएगा, ये जो फ्लोएम है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कौन सा है? तो कॉम्प्लेक्स है। ये दोनों इसे छटा जाएगा। 55 कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। इंसुलिन एक वसा भंडार करती है। इंसुलिन वसा होता है क्या? इंसुलिन में वसा होता है क्या? तो जी हाँ, जो अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। ये बातें क्या है? सही है। कहे कि जो इंसुलिन का जो अग्नाशय की जो बीटा सेल्स है उसके द्वारा इंसुलिन, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का स्रावित होता है या परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेलाटोनिन का उत्पादन मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि द्वारा होता है, जो मस्तिष्क को सोने और जगने के लिए क्या करता है? ये चक्र का निर्धारण करता है।
ये बातें सही है। और इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक भी। क्यों कहते हैं? कारण क्या है कि ये आपको उठने, सुतने, बैठने, मतलब खाने पीने का ये समय निर्धारित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 56 हाइड्रोपोनिक्स यानी विदाउट सॉइल, यानी मृदा संवर्धन होता है। मृदा संवर्धन होता है जो क्या होता है? पानी में होता है। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट 57 उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एक तो सोलर सेल होता है और बाकी फोटो डायोड है, जेनर डायोड है, एलईडी है, ये सब नहीं होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल बी नंबर। नेक्स्ट भारत के द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा है। कौन है? अप्सरा। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और ये अप्सरा को 4 अगस्त 1956 को प्रचालित शुरू कराया गया था, जिसके साथ ही भारत में उस समय एशिया का पहला शोध रिएक्टर हो गया था। न केवल भारत का बल्कि एशिया का पहला शोध रिएक्टर बन गया था और 2009 में इसे सेवा मुक्त कर दिया था। 2009 में इसे क्या कर दिया था? सेवा मुक्त, यानी 56 से 2009 तक ये कार्य किया। नेक्स्ट 59 कायिका कोशिका न्यूनीकरण यानी न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी अर्थात सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या हो सकता है? यानी जो सोमेटिक सेल क्या होता है? 23 जोड़ा होता है ना, 23वां जोड़ा क्या हो गया? सेक्स। बाकी जो 22 होता है वो सोमेटिक होता है। इसमें क्या कह रहा है? इसका क्या हो जाएगा? जंतुओं की जनन क्लोनिंग के लिए। सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या मिल जाएगा? जंतुओं को जनन या क्लोनिंग के लिए। नेक्स्ट 60 कथन और अलग अलग कथन है। कह रहा है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तुल्यकालिक कक्षाओं में 3 उपग्रह और भूतुल्यकालिक यानी जियो स्टेशनरी में 3 है और जियो सिंक्रोनस में 4 उपग्रह हैं। ये क्या है? सही है। IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत पर और उसकी सीमाओं के लगभग 5500 किलोमीटर की बाहर तक ये निगरानी कर सकता है। ये क्या हो जाएगा आपको? गलत। ठीक है, 5500 नहीं है बल्कि कितना है? 1500 है। और पाकिस्तान को भारत सरकार ने ऑफर दिया था कि आप इसका सेवा उठा सकते हैं, लेकिन उसने तैयार नहीं हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया के शुरुआती दौर का गैस पुंज है। क्या है ये? गैस पुंज है। यह है मंदाकिनी। कौन है? मंदाकिनी। नेक्स्ट वेडेल सागर और रॉस सागर किस महासागर के भाग हैं? वेडेल और रॉस है अंटार्कटिका तथा दक्षिणी सागर का है। अंटार्कटिका तथा दक्षिणी सागर का। ऑप्शन बी। 63 ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं उन्हें लेपिली कहते हैं। ये बात क्या है? सही है। दूसरा है प्यूमिक ज्वालामुखी उदार के दौरान वह चट्टान टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से कम होता है। जल से भी कम है। ये दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट 64 है जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकर आदि पदार्थों को आगे लेकर बढ़ती है एवं इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण के द्वारा क्षरण को क्या कहता है? सनाती घर्षण। ये गलत है। इसको कहते हैं अपघर्षण। क्या कहते हैं? अपघर्षण। ये क्या है? गलत है। दूसरा कह रहा है किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के आपस में टकराकर छोटे होने की प्रक्रिया ये सन्नक की घर्षण कहलाता है। ये क्या हो जाएगा? पूछ रहा सही कथन तो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टेटमेंट क्या है? इंटरचेंज है। नेक्स्ट है जल संधि। पूछ रहा है कितने युग्म सुमेलित है? पहला है युकाटन जल संधि। युकाटन है मैक्सिको और कैरेबियन सी। ये सही है। नॉर्थ चैनल ये आयरिश सागर और एटलांटिक। आयरिश और एटलांटिक ये सही है। नेक्स्ट है वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस कहाँ पर है? काला सागर। एजियन नहीं है, एजियन नहीं होगा। मरमरा है और काला सागर है। मरमरा और काला सागर। ये क्या हो जाएगा? गलत है। नेक्स्ट है
द डेनलेज जल संधि सागर, ये कहाँ पर है? ये डेविस, एक्चुअली में ये डेविस लिखा, ठीक है, क्या है? डेविस जल संधि। ये कहाँ पर है? पेफिन और एटलांटिक का पार्ट है। क्या हो जाएगा? आंसर केवल 2 होगा, 2 सही है, 1 2 ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, उद्योग है और रसायन है, यानी स्थल है और रसायन है। पहला है स्वीडन, यानी स्वीडन इन स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में। ये किसके लिए फेमस है? जलपोत निर्माण के लिए। दूसरा है काबासलंका, कसाब लंका, ये कहाँ पर है? तो ये रसायन उद्योग है, 1 नंबर हो जाएगा। और ये अनसान मुकदेन, ये है लो इस्पात, ये है कहाँ पर? तो ये है चीन का पीटर्सबर्ग के बीच, ठीक है। चीन का जो पीटर्सबर्ग, यानी जो रसिया का नीचे का पार्ट है उस पे है। इसमें से पूछ क्या रहा है? अच्छा, ABC मिलाना है, ये हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्न विशेषता किस प्रजाति के है? यह विश्व के सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मानव प्रजाति है जो प्रायः सभी द्वीपों में विद्यमान है। सेमाइट और हेमाइट इस प्रजाति के एक शाखा है। यह प्रजाति के लोग श्वेत वर्ण के होते हैं, यानी 2 पहचान, एक तो हेमाइट सेमाइट, दूसरा श्वेत वर्ण। ये किसका है? ये काकेसाइड का प्रजाति का है, काकेसाइड प्रजाति। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ऑप्शन क्या है? ए नंबर। नेक्स्ट, 68 लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह है आपको जायरे नदी। कहाँ पर है? जायरे नदी। जायरे है कहाँ पर? तो कांगो। कहाँ पर है? कांगो, यानी इक्वेटर के यहाँ से इक्वेटर पास करता है। नेक्स्ट, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो 1976 में। कब किया गया था? 1976 में, वनरोपण को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, केजुरिना, केबरा और वेंदी किस प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार है? ये ज्वारिया है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, 71 है, कह रहा है वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा प्रकाशित किया गया था। चूँकि ये रिपोर्ट जो है ना द्विवार्षिक है। क्या है? द्विवार्षिक। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 1894 में वन नीति निर्माण किया गया था। ये सही है। राष्ट्रीय वन 1988 के तहत पर्वतीय भागों में 60% तथा जो मैदानी क्षेत्र है 1/3 भाग यानी 33 सही 1/3 निर्णय लिया गया था। यानी ये नंबर और ये नंबर 2 और 3 क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर। और भारत में सर्वप्रथम वन नीति बुलाया गया था, ये बातें सही था। और स्टेटमेंट पहला का भी पहला पॉइंट सही है कि 1987 में आया था, लेकिन ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 72 निम्न विशेषताओं किस नदी के संदर्भ में कही गई है? यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसका ब्रह्मगिरी जैसे निकला तो गोदावरी खत्म। इसका उपवाह तंत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में बहती है तो कृष्णा खत्म। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, अर्कावती, सुवर्णवती तो पेन्नार खत्म। कौन सा हो जाएगा? ये कावेरी नदी। नेक्स्ट, ट्रांस हिमालय वृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? तो इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट किससे है? तो मेन हिमालय और उसके बाद का जो लघु हिमालय है, ठीक है। लघु ही नहीं बल्कि मध्य हिमालय, मेन फिर मध्य वाला, वृहद सीमांत फ्रांस और मेन सेंट्रल बाउंड्री। तो बाउंड्री है ये शिवालिक के पास का पार्ट है, तो आंसर आपको हो जाएगा इंडो सांगपो सचर जोन। नेक्स्ट, 44
चिल्ला परियोजना, माता टीला परियोजना एवं चिबरो परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये सब चिल्ला टिल्ला सब कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट वीकन, प्रोजेक्ट हीरक और प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किससे है? यह है आपको सड़क परिवहन से। किससे है? सड़क। एक चीज़ और ध्यान रखना, चूंकि ये ज्योग्राफी के सीरीज का क्वेश्चन है तो आप ऐसे भी दिमाग लगा लेना कि ज्योग्राफी का अगर हो सकता है क्वेश्चन तो इसमें देखिए मिसाइल नहीं होगा, ड्रोन नहीं होगा, या तो रेल होगा नहीं तो सड़क होगा, बट ये क्या है? सड़क परियोजना। 76 है, कह रहा है चार्टरों पर बात करें। ये कह रहा है 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया था। ये क्या है? सही है। दूसरा कह रहा है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को पुनः बहाल कर दिया गया था। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? ये किया गया जापान। एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट, जापान दुनिया का पहला देश था भारत से पहले जो लोकतांत्रिक देश है। क्या है? लोकतांत्रिक देश है और इसके पास क्या था? मौलिक कर्तव्य था। जी हाँ, भारत भी लोकतांत्रिक है और जापान दुनिया का पहला ऐसा लोकतांत्रिक देश था जहाँ पे क्या था? मूल कर्तव्य था। नेक्स्ट, ये अधिकरण है और अलग अलग भाग दे रखा है। तो पहला है भाग 4 क, ये किससे रिलेटेड है? ये मूल कर्तव्य से है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। दूसरा है 9 का क जो है ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था और यह है नगर पालिका से। नेक्स्ट है ख, ये है यानी ये हो जाएगा नगर पालिका न, ये जो है 9 का ख, भाग 9 का ख, इसका संबंध है तो सहकारी समिति से। ये 2011 में 97 संविधान संशोधन से लाया गया था। ये हो जाएगा सहकारी समिति। और है 14 का क, इसका है ट्रिब्यूनल से। किससे है ये? ट्रिब्यूनल से। और इसको कब लाया था? तो 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट सर, आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट 79 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, समाजवाद, प्रभुत्व संपन्न। उपरोक्त शब्दों के प्रस्तावना में प्रयुक्त होने के सही क्रम क्या है? तो याद कर लीजिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, उपासना, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। अगर आपको याद है 1 नंबर पक्का। इसका क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन बी, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 80 कथन और कारण है भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है? जी नहीं, प्रत्यक्ष नहीं होता है, हम लोग उसको वोट नहीं देते हैं। ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा जाता है। गणतंत्रवाद बोलिए यानी या संविधानवाद बोलिए, चीज़ें लगभग समान है। क्या हो जाएगा? 1 नंबर गलत है, दूसरा 8 नंबर सही है। यानी 1 गलत 8 सही, आंसर हो जाएगा आंसर डी। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 81 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है। भारत क्या है? हमारे संविधान में फेडरल शब्द यूज नहीं किया गया। क्या किया गया? यूनियन। ऑप्शन ये खत्म। समूह कहीं भी ग्रुप नहीं है, ये खत्म। कॉन्फेडरेशन नहीं है, क्या है? यूनियन शब्द है। यूनियन मतलब क्या होता है? इसका 2 अर्थ होता है। एक तो भारत किसी राज्य का समझौता का परिणाम क्या है? समझौता का परिणाम नहीं है। दूसरा जो संघ होगा वो क्या होगा? शक्तिशाली होगा। यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राज्यों का एक संघ है या एक यूनियन है। नेक्स्ट भारत एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत की नागरिकता का परित्याग करता है। जी हाँ, तब खो देगा। दूसरा, अन्य किसी देश की नागरिकता से विवाह कर लेता है। देखिए जो कैरी मिनाट है ना, वो विवाह कर लिया ऑस्ट्रेलियन वाली से, उसका हुआ क्या? या जो शिखर धवन है, शिखर
जो ऑस्ट्रेलियन भाभी लाई है उसका नागरिकता खत्म हुआ क्या? नहीं, ये गलत क्या हो जाएगा? ये क्या है? गलत है। अन्य देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त कर लेगा, जी हाँ, तब त्याग हो जाएगा। और है सरकार की आलोचना करना, सरकार का भी आलोचना करते हैं बीपीएससी को डेट को बढ़ाने के लेके, कोई फॉर्म को भरने को लेके, क्या नागरिकता का खत्म हुआ? नहीं। न्यायालय की अवमानना करके, तो बहुत सारे व्यक्ति न्यायालय की अवमानना करता है, उसका खत्म होता है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2। अच्छा ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने पे भी हो जाएगा, और नागरिकता से 3 है, 1 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 83, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ये अनुच्छेद 213 है। और राष्ट्रपति कैसा है? तो राष्ट्रपति याद कीजिए बचपन का खेल 1 2 3, 1 2 3, तो जिससे राष्ट्रपति क्या बोलता है? 1 2 3 और कानून बन गया। यानी कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का? तो कौन सा है? 123। ये 200 क्या है? जो राज्यपाल जो विधेयक को विधानसभा में आरक्षित रखता है, ठीक है, यानी विधेयक को विचार करना, पुनर्विचार करना, रिटर्न करना, ये सब 200 के अंतर्गत आता है। और जैसे ही ये 200 राष्ट्रपति जो राज्यपाल है राष्ट्रपति को भेजा, तो वो किस में आ जाता है? 201। यानी जब तक राज्यपाल के पास है विधेयक 200 और राष्ट्रपति को भेजा तो 201, मतलब विधेयक वही है, बस भेजना 201 में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट 84, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संघ और राज्यों की मंत्रिपरिषदों की संख्या अधिकतम को सीमित कर दिया गया। कितना परसेंट? 15%। ये क्या है? सही है। उपरोक्त अधिनियम के आधार पर यदि किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 40 हो, तो उस राज्य की विधान परिषद में मंत्रियों सहित अधिकतम, मुख्यमंत्री सहित अधिकतम संख्या 6 शामिल कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? असत कथन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर भी बी ही है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी नंबर। कारण क्या है कि अगर कम भी रहा ना, फिर भी कितना मंत्री बन सकता है? तो 12 मंत्री को बना सकता है। कितना? 12 को। नेक्स्ट 85, लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है? तो एक निश्चित अवधि के संचित निधि से धन निकालने हेतु। ऑप्शन डी नंबर। 86 कह रहा है मानव विकास सूचकांक, यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, डेवलपमेंट में भी देखिए विकास और विकास दोनों जगह हुआ। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, यानी लैंगिक अंतराल ये कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, ये सही है। खुशहाल रिपोर्ट ये सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा, यानी तीनों ही क्या है? सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट 87, कथनों पर विचार करें और सत्कथन का चयन करें। पहला है चालू खाता पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहा जाता है। तो जी हाँ, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को वास्तविक आय कहा जाता है। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष होता कौन है? पीएम। अभी पीएम कौन है? श्री 108 नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट 89, डॉक्टर वाई के अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, श्री रंगराजन समिति का संबंध है गरीबों के मापन हेतु। नेक्स्ट 90, खरीफ की फसलों को बुआई के समय अधिक तापमान, जी हाँ, खरीफ मतलब खरा क्या होना? बारिश होना, मतलब ये जून जुलाई में। कब हो जाएगा? जून जुलाई। जून में बारिश अधिक होता है, तापमान भी अधिक रहता है, ये बातें सही है। और कम आर्द्रता चूँकि जब बारिश होगा तो आर्द्रता कम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पानी ही पानी है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रबी की फसलें के उत्पादन में पश्चिमी विक्षोभ यानी जो भूमध्य सागर से आता है से होने वाले वर्षा सहायक होता है। ये बातें सही है, यानी गेहूं की फसल में जो ठंडा वर्षा होता है वो क्या है? सहायक है। सही कथन हो जाएगा केवल बी नंबर। नेक्स्ट 91, निम्न विशेषता किस प्रकार के सब्सिडी की है?
तो विश्व व्यापार के अनुसार यह सब्सिडी कृषि उत्पाद के व्यापार और उत्पादन के विकृति उत्पन्न करता है, विकृति करता है सब्सिडी, रेड बॉक्स। ये हो जाएगा, कम से कम रेड बॉक्स नहीं है। ऑप्शन हम लोग चलते हैं, ऑप्शन भी। अच्छा, इसमें रेड बॉक्स दिया ही नहीं है। अगर विकृति उत्पन्न कर रहा है तो ग्रीन बॉक्स भी नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन में आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग आता है, स्किल आता है, ये भी नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इसके अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी छूटें होती है जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है। ये जो छूट दिया जाता है ये अंबर बॉक्स में आता है, इसमें आता है अंबर बॉक्स। अब कह रहा है यह विकसित देश 5% और विकासशील देश 10% छूट दे सकता है। ये 100% अंबर बॉक्स की बातें कर रहा है। नेक्स्ट है 92, मोरिकल्चर का संबंध है। देखिए हॉर्टिकल्चर बागवानी से, ये नहीं होगा। फलों का उत्पादन भी नहीं होगा। इससे क्या हो जाएगा, रेशम कीट हेतु सहतूत उगाना, सहतूत उगाना, मोरी सहतूत। नेक्स्ट 93, फिलिप्स वक्र का संबंध किसको दर्शाता है, तो मुद्रास्फीति साथ में बेरोजगारी को। ऑप्शन हो जाएगा 93 का सी नंबर। नेक्स्ट है 94, तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम है। मतलब लिक्विडिटी मतलब डायरेक्ट करेंसी, यानी रुपया का मार्केट में फ्लो। तो जो M1 मनी होता है उसमें पूरी तरह से मनी फ्लो ही होता है। उसके बाद M1 का पार्ट आता है M2 में, फिर इसका पार्ट आता है M3 में, फिर इसका M4 में। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के पुस्तक के लेखक कौन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है जॉन मार्शल। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। वेल्थ ऑफ स्मिथ का कौन था, तो वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरा है सैमुअल का कौन है, ऐसे कीन्स का पूछता है तो कीन्स का है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। कार्ल मार्क्स का फेमस है दास कैपिटल। क्या है, दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तो जान ही रहे हैं किसका है, मार्शल का। नेक्स्ट 96, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना है, तो 2 लाख। आपको बजट में मैं कई बार पढ़ाया हूँ, बोलिए मेरे साथ एक बार और फिर से, 2,78,725.72 करोड़। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार के बजट व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 16,840.32 करोड़। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार के कुल व्यय में राजस्व व्यय का प्रतिशत कितना है, तो 80.97%। नेक्स्ट, बिहार में एशिया का सबसे बड़े मीठे पानी का गोखुर झील कौन सा है। गोखुर ये बेगूसराय जिला का कांवर झील है। ये रामसर स्थल भी है, 39वें नंबर का रामसर स्थल, और इसे 2020 में घोषित किया गया था। जब इसे घोषित किया गया था, इसे 2 सवाल पूछा था। एक तो कांवर झील कहाँ है, दूसरा कन्वर। कांवर का ही नाम कन्वर भी है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। 100, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितना है। ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बिहार के इसमें पूछा ना गया हो, तो 51.5। और टोटल ओवरऑल कितना है, ओवरऑल हो जाएगा आपको 61.80 मिला का जाता है। नेक्स्ट, बिहार में किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दास था, ये था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें जयप्रकाश नारायण की काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो राजकुमार शुक्ला बुलाए थे, राजेंद्र बाबू उनके साथ गए थे, कृपलानी साहब थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया नहीं था। इनका संबंध मेनली जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है या फिर जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उससे है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो ये गोपाल है ना, गोपाल जी काफ़ी महिलाओं को रखते हैं। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, 104, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की कुल सीटें कितना आरक्षित है, तो 38 है। वैसे बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए कितना आरक्षित है, SC एंड ST के लिए कितना है
SC प्लस ST, तो बिहार में जितना जिला है, कितना जिला है 38, और प्लस 2 पुलिस जिला, कितना हो गया 40, यानी जितना जिला है उतना SC है, और जितना पुलिस जिला अतिरिक्त है उतना है ST। तो 2 पुलिस जिला अतिरिक्त है तो 2 ST है, 2 ST 38 SC। नेक्स्ट, 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? ये किया था जयप्रकाश नारायण और फुलेना प्रसाद वर्मा, और एक अभी जो नाम हम लोग पढ़े थे रामानंद का, ठीक है, ये राम मनोहर लोहिया, इनका भी योगदान था। नेक्स्ट, 106, गंगा नदी के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किससे होकर नहीं बहती? ये क्वेश्चन 65वां बीपीएससी में पूछा गया था। जो नहीं बहती है कोसी, देखिए कोसी में कौन सा है, कोसी एक लड़का है, आपको लड़की है, आपको SMS कर रही है। अगर आप लड़का है, सॉरी आप लड़की हैं तो आपको लड़का कर रही है, SMS यानी समस्तीपुर, सॉरी सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ठीक है। और मगध में, तो मगध नरेश क्या है, गंजा है, मगध नरेश क्या है, GANGA गंजा है। तो गया, औरंगाबाद, नालंदा, तो नालंदा नहीं, हाँ नालंदा, गंजा, जमुई और औरंगाबाद। नेक्स्ट, 107, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद साहब थे, मुरली मोहन प्रसाद साहब थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? तो कुरुसेला में, कहाँ मिलती है? तो कुरुसेला में, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट है, मदरलैंड के प्रकाशक किसने किया था? तो मजरूल हक, जिसने सदाकत आश्रम के लिए जमीन दिया था। नेक्स्ट, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 111, सरकार के द्वारा शुरू किया गया योजना का उद्देश्य क्या है? ये जो 111 है, इसका मेन जो है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और सफाई कार्य को मशीनीकरण से करना। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, 112, सैन्य अभ्यास काजिंद के संबंध में कथनों में से सही कथन का चूज कीजिए। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच है? जी नहीं, अफगानिस्तान नहीं है। 1 नंबर देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 नंबर क्या है? गलत है। इसका आयोजन जो है उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए है, सैन्य क्षमता को बढ़ावा देना है, ये बातें सही है। 2024 का उत्तराखंड में ये किया गया, ये 2 और 3 सही है। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, ऑप्शन है बी नंबर। नेक्स्ट, 113, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आइडेक्स पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास हेतु बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा होराइजन 2047 प्रतिबद्धता है, तो भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदार के लिए, भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदार, चूँकि ये क्या हुआ, द्विपक्षीय संबंध योजना को पूरी तरह से लागू 100 साल को ध्यान में रखते हुए इसको किया जा रहा है। 115, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के नाम का चयन करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये कहाँ कौन करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, 116, निम्नलिखित में से कौन नदी इजराइल लेबनान सीमा के समानांतर है? इजराइल और लेबनान, ये लिटानी नदी। कौन है? ऑप्शन बी नंबर, लिटानी नदी। 117, कह रहा है समान नागरिक संहिता एक संवैधानिक प्रावधान है। जी हाँ, इसका चर्चा संविधान का अनुच्छेद 44 में। मिनर्वा मिल्स ये 1980 में आता है। मिनर्वा मिल्स के व्यक्तिगत कानूनों में लैंगिक असमानता को संबोधित करके भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल डाला था। ये नहीं था। जो मिनर्वा मिल्स केस था ये 1980 में आता है, और इसमें यह कहा गया कि जो मूल अधिकार है और जो DPSP है ये एक दूसरे क्या है, एक ही सिक्के के 2 पहलू है, यानी एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? केवल 1 नंबर सही है,
अब 118 SCO के संदर्भ में कह रहा है, तो भारत SCO के संस्थापक सदस्य था। ये क्या सही है? ये पूछ कर है सत कथन, ये गलत है। भारत मतलब उसका संस्थापक नहीं था। दूसरा कह रहा है अंग्रेजी भाषा उसका आधिकारिक है। देखिए चाइनीज मालिक है, चीन स्थापना किया था, क्या अंग्रेजी हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है। एससीओ यूरेशिया के लगभग 80 और दुनिया के 40% आबादी को कवर करता है। हाँ, ये बातें सही है। आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट 119 समाचार में रहे कोलंबो योजना का संबंध है। यह है एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन। नेक्स्ट 120 सही कथन। लेटरल एंट्री से तात्पर्य निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शिक्षा जगत से पेशेवरों की सरकार में वरिष्ठ और मध्यम प्रबंधों पर नियुक्ति करने से है। ये बातें क्या है? ये बातें सही है, यानी जो सरकार बहुत सारे अधिकारी को बिना एग्जाम लिए हुए उसको नियुक्ति कर रही है, ये बातें सही है। शासन को बढ़ाने देने के नीति आयोग के द्वारा लेटरल एंट्री की अवधारणा को सिफारिश की गई थी। अभी हाल ही में कुछ व्यक्ति की नियुक्ति हुआ था, जो नियुक्ति नहीं हुआ था बल्कि विवाद हो गया था, उसमें आरक्षण को लेकर विवाद हो गया था और मोदी जी ने अपना निर्णय वापस ले लिया था। तो ये क्या है? दोनों ही बातें सही है। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। नेक्स्ट 121 भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में वनजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो फिल्मों में वनजारा रहती है ना, बन के घूमते रहती है, यानी मुंबई। क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 122 किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता तैयार किया है? ये किया है नाबार्ड ने। किसने किया है? तो नाबार्ड ने, सॉरी, ये जो किया है भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन सी नंबर, भारतीय मानक ब्यूरो ने तैयार किया है। नेक्स्ट 123 वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्लूटो के चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की गैस का पता लगाया है। ये कहाँ पर है? था चारोन में। कहाँ है? चारोन में। 124 भारत में युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया नई योजना का नाम क्या है? तो डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें क्या है? जो बेरोजगार युवा है उसको मोदी जी मतलब क्या करेंगे? सहायता देंगे और या एक मुश्त राशि भी देंगे 6000 अनुदान के तौर पे। बहुत सारे बात इसमें है। नेक्स्ट 125 हाल ही में खबरों में रहा रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन एक्सेलरेटेड कार्यक्रम का संबंध किससे है? एक्सपेंशन कार्यक्रम, इसका संबंध है अटल इनोवेशन से। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 126 हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटाला के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किया है। ये तबर साहब जारी है। कौन है? तबर। नेक्स्ट 127 सिंगापुर भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में एक प्रमुख है। प्रमुख ही नहीं बल्कि ये टॉप पर है। टॉप पर सिंगापुर है, दूसरा नंबर पर मॉरिशस। सिंगापुर दक्षिण एशियाई पूर्व राष्ट्रों आसियान के भीतर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार में से एक है। ये बातें क्या है? 127 से ये बातें भी सही है। नेक्स्ट है कि एकीकृत इन UPI को भी सिंगापुर में क्या कर रखा है? लागू है। तीनों ही बातें सही है। क्या ये? तीनों ही बातें सही है। नेक्स्ट 128 कह रहा है क्वाड सदस्य के बारे में। तो कौन है ये? क्वाड 67 में मेंस में पूछा था क्वाड के बारे में। तो क्वाड क्या है? USA, पहले तो इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट 129 भविष्य सॉफ्टवेयर का संबंध किससे है? तो जब आपको नौकरी लग जाएगी तो आपको भविष्य में क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। क्या मिलेगा? पेंशन। तो पेंशन एकीकृत भुगतान प्रक्रियाओं को नज़र रखने के लिए। क्या ये? पेंशन एकीकृत भुगतान प्रक्रिया को
नज़र रखने की। नेक्स्ट 130, आरबीआई के द्वारा शुरू की गई सीमांत निधि लागत आधारित उधारी दर क्या है? इसका उद्देश्य क्या? प्राथमिक, जो उधारकर्ता तक मौद्रिक नीति दरों का तेजी से संचरण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट 131, रेल में प्रयुक्त कवच प्रणाली के संदर्भ में ये दो ट्रेन अगर तेजी से जा रहा है, ये दोनों क्या करेगा? स्वतः रोक देगा टकराने से पहले ही। यही कवच है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यह निर्धारित सीमा के अनुसार ट्रेन की गति को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है 132, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है मॉरिशस। नेक्स्ट, यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? तो रोबर्टा मेट्सोला। 134, निम्नलिखित में से कौन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जीआई टैग सुविधा केंद्र की स्थापना का समर्थन कर रहा है? ये कर रहा है आपको कौन? तो नाबार्ड। कौन कर रहा है? नाबार्ड। नेक्स्ट, आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान के सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? एक तो है पेट्रोस विश्वविद्यालय ग्रीस और दूसरा है MIT मुजफ्फरपुर। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ग्रीस और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट 136, हाल ही में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन दो जिलों को नक्सल प्रभावित से मुक्त कर दिया गया? यह है बांका और पश्चिम चंपारण। बांका और पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं वाला देश खेल गांव बिहार के किस जगह पर होगा? खेल गांव बन रहा है पटना में। कहाँ बन रहा है? पटना में। नेक्स्ट 138, वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये हमारे सुपर 30 के संस्थापक आनंद भाई सर को। नेक्स्ट, विश्व के 7 आश्चर्यों की कलाकृतियाँ कहाँ बनाई जाएगी? तो सिलोजा बोधगया में। सिलोजा बोधगया में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया या प्रदान किया गया? यह किया गया अविनाश अमन। अविनाश अमन। फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो बिहार करंट है उसका MCQ अपलोडेड है और इम्तिहान का MCQ है, यकीनन बहुत अच्छा है, आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, इतना पढ़िए कि नौकरी हो जाए। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।